ओके, आज हम लोग जल्दी से एक चैप्टर को शुरू करेंगे जो हमारे अगले टॉपिक का हिस्सा है, जो है सेल बायोलॉजी। ठीक है, इसमें मैं कंप्लीटली आपको नोट्स पढ़ाऊंगा, बाकी आप एनसीईआरटी को सामने रखना, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं? सेल, बायोमोलिक्यूल्स, सेल डिवीजन, जेनेटिक्स। जेनेटिक्स से कंप्लीट इंटायरली अलग टॉपिक रहेगा, जो कि हमारे अगले वीडियो में होगा। इस वीडियो में हम लोग इन तीन चीजों को कवर अप करने वाले हैं। ठीक है, तो चूंकि समय की डिमांड है कि बहुत जल्दी करना पड़ेगा, तो इसलिए मैं एनसीईआरटी में सिर्फ काम की चीजें पढ़ाऊंगा, बेकार की चीजों को हम लोग रूल आउट कर रहे हैं। ठीक है, जो हमेशा ही हम लोग करते आए हैं शुरू से ही। चलिए, ठीक है, सबसे बड़ी बात है सेल क्या है, सबसे पहले जान लें। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है हमारी लाइफ का। ठीक है, आप एनसीईआरटी सामने रख सकते हैं, लेकिन पूरी पूरी मेरी पढ़ाई एनसीईआरटी बेस्ड है। ठीक है, सबसे पहले जो सेल किसने देखा था? उन्होंने देखा था, उनका नाम था रॉबर्ट हुक। उन्होंने कहां देखा था? कॉर्क में देखा था। क्या देखा था? डेड सेल देखा था। तो लिविंग सेल किसने देखा था? उनका नाम है रॉबर्ट वॉन ल्यूवेनहॉक। इन्होंने लिविंग सेल देखा था सबसे पहले। ठीक है, इसके अलावा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी किसने डेवलप की सबसे पहले? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी डेवलप करने वाले थे मैक्स नॉल एंड अर्नेस्ट रस्का। ठीक है, अगला पॉइंट हम लोग आते हैं सेल थ्योरी। ठीक है, तो सेल थ्योरी बहुत लोगों ने देखी। ठीक है, बट अल्टीमेटली जो था, जो लास्ट सेल थ्योरी थी हमारी, उन्होंने रुडोल्फ वर्चो, उन्होंने स्टेटमेंट दिया था ओमनिस सेलुला ई सेलुला। ठीक है, इसका मतलब होता है सेल्स डिवाइड एंड न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम एग्जिस्टिंग सेल्स। ठीक है, क्वेश्चन पॉइंट हो सकता है ये सारे के सारे आपके क्वेश्चन पॉइंट हैं। एनसीईआरटी में मार्क करते जाएं, या फिर आप हमारे साथ नोट्स बनाते जा सकते हैं, जैसी आपकी मर्जी। ठीक है, फीचर्स ऑफ सेल थ्योरी क्या है? सेल थ्योरी में हम दो चीजों को देखते हैं। एक नंबर देखते हैं हम लोग, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स सेल के बने होते हैं। ठीक है, दूसरा क्या है? ऑल सेल अराइज फ्रॉम एग्जिस्टिंग सेल्स। ठीक है, मतलब कि सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन को एक यूनिवर्सल ट्रूथ मानकर चल रहा है, लेकिन वायरसेस एक्सेप्शन है। जब मैं आपको लिविंग वर्ल्ड पढ़ाऊंगा तो आपको पता चलेगा कि वायरसेस जो हैं वो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन को फॉलो नहीं करते हैं, एंड इसीलिए इनको कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग भी कभी कभी कहा जाता है। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे, देखेंगे सेल में क्या क्या होते हैं, सेल का ओवरव्यू क्या है। सबसे पहली जो चीज हम लोग देखेंगे वो है यूकैरियोटिक, सॉरी पहले प्रोकैरियोटिक लिख लेते हैं हम लोग। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल का डिफरेंस। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा डिफरेंस है वो है प्रोकैरियोटिक न्यूक्लियस एब्सेंट, न्यूक्लियस प्रेजेंट। दूसरा जो हमारा टर्म है जेनेटिक मटेरियल ओपन होता है। यहाँ जेनेटिक मटेरियल आपका बाउंड विथ हिस्टोन होता है। ठीक है, 3 नंबर है मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स आर एब्सेंट, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इसके अलावा सेल वॉल लगभग लगभग हमेशा ही देखने को मिलेगा। यहाँ सिर्फ प्लांट्स में आपको सेल वॉल देखने को मिलेगा। जेनेटिक मटेरियल यहाँ का
सर्कुलर हो सकता है एंड स्मॉल हो सकता है, ठीक है। इन्हें हम लोग प्लाज्मिड्स कह सकते हैं। यहाँ ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिलता, ठीक है। Alright. इनका जो सेल मेम्ब्रेन होता है कॉम्प्लेक्स होता है और ये दो टाइप का हो सकता है, ठीक है। यूकैरियोटिक में ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिलता, सिंपल एक यूनिफॉर्म सेल मेम्ब्रेन हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। तो अब हम आते हैं कि सेल मेम्ब्रेन कितने तरह का हो सकता है हमारे प्रोकैरियोट्स में। तो ये दो तरह का होता है बेसिकली। इनके आधार पर ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हम लोग कहते हैं, ठीक है। ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव क्या है? बेसिकली एक स्टेनिंग टेक्निक है जो कि ग्राम द्वारा डेवलप की गई थी। ग्राम एक साइंटिस्ट का नाम है। उसमें स्टेन को ये रिटेन करते हैं, रिटेन्स स्टेन, और ये डज नॉट रिटेन स्टेन। एक्चुअली ऐसा होता है ना कि ग्राम स्टेनिंग में कई प्रोसीजर्स होते हैं, ठीक है। तो प्रोसीजर में कुछ ऐसा होता है हमारे पास कि कई बार हमारे एक जो स्टेनिंग की प्रोसेस में एक स्टेन रिटेन कर लेता है और एक डिफरेंट कलर देता है। वो स्टेन डिफरेंट कलर देता है मेम्ब्रेन को, तो उसे हम लोग ग्राम पॉजिटिव कहते हैं, ठीक है। स्टेन रिटेन ये भी करता है, ठीक है, लेकिन आफ्टर वॉशिंग आउट ये स्टेन जो है वो धुल जाता है, उसे हम लोग ग्राम नेगेटिव कहते हैं, ठीक है। बाद में आप पढ़ेंगे, इसकी डिटेल में दे सकता हूं आपको, लेकिन ये चीज आपके लेवल पे पढ़नी नहीं है, ठीक है। ग्राम स्टेनिंग की डिटेल्स आपके लेवल पे नहीं पढ़नी होती है, ठीक है। इसके अलावा प्रोकैरियोट्स में कुछ इनफोल्ड्स होते हैं, इनफोल्डिंग्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन, इन्हें मेसोसोम कहते हैं, ठीक है। ऑलराइट। मेसोसोम्स का काम क्या होता है? नंबर 1 सेल वॉल फॉर्मेशन, नंबर 2 डीएनए रेप्लिकेशन, नंबर 3 डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल टू डॉटर सेल्स, ठीक है। इसके अलावा रेस्पिरेशन सिक्रेशन में भी हेल्प करते हैं, ठीक है। ऑलराइट। कभी कभी साइनोबैक्टीरिया में कुछ और हमारे एक्सटेंशंस पाए जाते हैं जिनको हम लोग क्रोमेटोफोर्स कहते हैं। इनका काम है पिगमेंटेशन देना, ठीक है। बेसिकली पिगमेंटेशन देना होता है इनका काम, ठीक है। प्रोकैरियोटिक सेल में एक और चीज को फ्लैजेला कहते हैं। फ्लैजेला का काम है लोकोमोशन, ठीक है। और ये बेसिकली 3 पार्ट से मिलकर बने होते हैं, फिलामेंट, हुक एंड बेसल बॉडी। ऑलराइट, ठीक है। इसके अलावा प्रोकैरियोटिक सेल के सरफेस पे एक स्पेशल स्ट्रक्चर को कि पिलाई कहते हैं, ठीक है। पिलाई बेसिकली इलोंगेटेड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है। भैया फ्लैजेला भी ट्यूबुलर, पिलाई भी ट्यूबुलर, दोनों के काम में फंक्शन, दोनों के काम में अंतर क्या है? ठीक है, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है। ये कई बार जेनेटिक मटेरियल के ट्रांसफर में भी हेल्प करते हैं, जिन्हें स्पेशल पिलाई कहते हैं, जिसे सेक्स पिलाई कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा ये अटैचमेंट में हेल्प करते हैं। हमारा फ्लैजेला क्या था? घुमक्कड़ी था, घुमाने में हेल्प करता था। पिलाई एक जगह बिठाने में हेल्प करता है, ठीक है। ऑलराइट। तो प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में थोड़ा बहुत हम लोग और जानते हैं फ्यूचर में, इनके राइबोसोम्स के बारे में और इंक्लूजन बॉडीज के बारे में। भैया सारा एनसीईआरटी में दे रखा है, ठीक है। मेरी बस बात सुनते जाओ और समझते जाओ कि होता क्या है, ठीक है। राइबोसोम्स क्या होते हैं? बेसिकली ये होते हैं प्रोटीन सिंथेसिस की साइट्स। प्रोटीन सिंथेसिस साइट्स होती है राइबोसोम्स, ठीक है।
इसमें एक टर्म होता है राइबोसोम की ग्रेविटी को, राइबोसोम की डेंसिटी को मापने का एक टर्म होता है जिसे हम लोग कहते हैं सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट। सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट, इसी के आधार पर राइबोसोम होते हैं। एक 50s होता है, एक 30s होता है, और जब दोनों को मिलाकर देखा गया तो प्रोकैरियोट में मिलके 70s बनाते हैं। ठीक है, तो 70s जो है ये प्रोकैरियोट्स में होता है। ठीक है, इंक्लूजन बॉडीज क्या होती हैं भाई? इंक्लूजन बॉडीज बेसिकली स्टोरेज होता है। स्टोरेज किस चीज का? रिजर्व मटेरियल्स का। वो रिजर्व मटेरियल क्या क्या हो सकते हैं? फॉस्फेट ग्रैन्यूल्स हो सकते हैं आपके, ठीक है, ग्लाइकोजन हो सकते हैं, साइनोफाइशियन ग्रैन्यूल्स हो सकते हैं, all are question points, mind it, क्वेश्चन पॉइंट क्वेश्चन पॉइंट क्वेश्चन पॉइंट। ठीक है, इंक्लूजन बॉडी किस लिए होते हैं? स्टोरेज के लिए होते हैं। क्या स्टोरेज करते हैं भाई? इधर एक्सक्रीटरी मटेरियल स्टोरेज करेंगे, न्यूट्रिशियस सब्सटेंस स्टोरेज करेंगे, या कुछ पॉइजन को भी स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, दैट्स इट। पॉइजन अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए। ठीक है, अपने लिए कोई पॉइजन स्टोर नहीं करता भैया। घर में चाहोगे आप मेरे लिए जहर स्टोर करना? नहीं ना। अब हम लोग आते हैं यूकैरियोटिक सेल पे। बहुत जल्दी में चल रहा हूं क्योंकि भैया हमें सिर्फ रिवीजन करना है। यूकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल में पहली बात तो ये कि जो जो हमने वहां पे देखा वो यहाँ पे नहीं होगा। तो क्या क्या नहीं होगा भैया? पहली बात, न्यूक्लियस वहां नहीं था, यहाँ पे होएगा। ठीक है, सेल बाउंड, सॉरी, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तीसरा नंबर, वहां पे क्या था? मेसोसोम टाइप का कुछ था ना, यहाँ पे मेसोसोम नहीं होता। ठीक है, यहाँ पे वेल डिफरेंशिएटेड आपके सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं। ठीक है, यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन फ्लूइड मोजाइक टाइप होगा। ये फ्लूइड मोजाइक क्या है भाई? आगे पढ़ते हैं। ठीक है, जो सबसे एक्सेप्टेड मॉडल है हमारा सिंगर निकलसन का, वो अभी आगे पढ़ेंगे। ठीक है, चौथी क्या होगी भाई? सेल वॉल प्रेजेंट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। ठीक है, पांचवी टाइप क्या होगी भाई? राइबोसोम्स। यहां राइबोसोम्स का टाइप क्या होगा? हियर राइबोसोम्स विल बी 80s। ठीक है, यहाँ हमारा राइबोसोम्स क्या होंगे? यहाँ 80s राइबोसोम होंगे। कैसे भाई? यहाँ पे भी क्या सा, यहाँ पे सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट कितना कितना होगा? 60s एंड 40s होगा। ठीक है, दोनों मिला के हमारा हो गया 80s राइबोसोम्स। ठीक है, यहाँ पर एक और खासियत है, यहाँ के राइबोसोम्स जो होते हैं ना, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बंधे हुए भी होते हैं, बाउंड भी होते हैं, जिनको आरईआर कहते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। भी आगे पढ़ने वाले हैं वत्स। ठीक है, जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है, आगे पढ़ेंगे। चलिए, अब थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं सेल मेम्ब्रेन के बारे में। फिलहाल हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि हम लोग एनिमल सेल पढ़ रहे हैं। ठीक है, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन बहुत ज्यादा कोई फर्क नहीं है। ठीक है, एक प्लांट में होगा, एक एनिमल में होगा। सेल वॉल एक डेड होता है, सेल मेम्ब्रेन एक लिविंग कैरेक्टर होता है। फिलहाल हम लोग सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, जब प्लांट की बारी आएगी तो हम लोग सेल वॉल भी पढ़ेंगे। ठीक है, चिंता की बात नहीं है। तो सेल मेम्ब्रेन में सिर्फ एक ही चीज पढ़नी है भाई। पहले कंपोनेंट, लिपिड कितना? 20 to 80%। ठीक है, प्रोटीन कितना होता है भाई? 20 to 70%। ये वेरी कर सकता है। ठीक है, दोनों वेरिएबल है। ठीक है, कार्ब्स कितने होते हैं? 1 to 5%। वाटर कितना होता है? 20%। ठीक है, इसमें एक आपको चीज और जाननी है, जो कि इसका सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर के ऊपर एक मॉडल है जिसका नाम है फ्लूइड मोसाइक मॉडल। फ्लूइड मोसाइक मॉडल किसने दिया था? गायक ने दिया था भाई। अरे गाने वाला गायक नहीं, सिंगर नाम था भैया, सिंगर एंड निकलसन ने दिया था। ठीक है, तो इसके पहले के मॉडल्स क्या थे वो हमें एक बार जानना पड़ेगा। ठीक है, तो पहला मॉडल क्या था? ये थोड़ी, इसको थोड़ी देर के लिए हम पॉज करते हैं। जो फर्स्ट मॉडल था वो क्या था भाई? वो था
डेनियली डेविडसन मॉडल। ये डेनियली डेविडसन, हार्ली डेविडसन नहीं है भाई, डेनियली डेविडसन है। क्या बोला था इन्होंने? इन्होंने बोला था कि 4 लेयर के होते हैं सेल मेम्ब्रेन, 2 फॉस्फोलिपिड का होता है और 2 प्रोटीन का होता है। जितनी भाई जो उन्होंने देखा, जो समझा वो बोला। किसी पर जज नहीं कर सकते ना कि कौन सही है कौन गलत है, अपने हिसाब से सारे सही होते हैं। अपने हिसाब से आपको भी लगता है कि परीक्षा में हमने तो सारे क्वेश्चन लिख कर आए हैं हम, तो सिलेक्शन नहीं होता तो पता चलता है ना भाई कि क्या आपने लिखा है क्या नहीं लिखा है ना। चलो, दूसरा था रॉबर्टसन मॉडल। रॉबर्टसन मॉडल बहुत हद तक नजदीक था। क्यों भाई? रॉबर्टसन मॉडल ने ये कहा था कि एक लिपिड बाइलेयर है, ठीक है, जो कि 2 लेयर ऑफ प्रोटीन के बीच सैंडविच्ड है। कुछ हद तक सही था, ठीक है, कुछ हद तक सही था। लेकिन जो अल्टीमेट फैक्ट हमारे सामने आया वो है फ्लूइड मोसाइक मॉडल। अब भैया फ्लूइड मोसाइक मॉडल में फ्लूइड क्या है और मोजाइक क्या है? ठीक है, तो फ्लूइड जो हमारा है वो है लिपिड और मोजाइक है हमारा प्रोटीन। इन्होंने क्या कहा कि एक समंदर है जो कि तेल का है, जो कि फ्लूइड का है, और इसमें तैरते हुए आइसबर्ग हैं हमारे प्रोटीन्स। ठीक है, तो यहां पे एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज हुई। इसका फायदा हमें क्या मिला? तो सबसे बड़ी बात का फायदा ये मिला कि एक चूंकि लिपिड लेयर है, ये एक बहुत ही फ्लूइड लेयर है, क्वासी फ्लूइड टाइप का एक इसका कैरेक्टरिस्टिक होता है, क्वासी फ्लूइड नेचर होता है, जिससे कि लैटरल मूवमेंट पॉसिबल होता है प्रोटीन का अक्रॉस द मेम्ब्रेन, अक्रॉस द मेम्ब्रेन। मतलब ये मूव कर सकते हैं प्रोटीन, क्योंकि ये क्वासी फ्लूइड होता है, एक आधे फ्लूइड जैसा ये कैरेक्टरिस्टिक शो करता है। ठीक है, और इसे हम लोग फ्लूइडिटी के रूप में मेजर करते हैं। क्यों इंपॉर्टेंट है? सेल ग्रोथ के लिए, ठीक है, सेक्रेशंस के लिए, एंडोसाइटोसिस के लिए, एटसेट्रा। सेल डिवीजन में इंपॉर्टेंस है इसका। ठीक है, तो ये है हमारा फ्लूइड एंड मोजाइक मॉडल। किसके द्वारा दिया गया था? सिंगर निकलसन द्वारा दिया गया था। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, सेल वॉल के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। जैसा मैंने बताया था आपको, सेल वॉल हम जो एनिमल के प्लांट के बारे में, सेल वॉल के बारे में ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो सेल वॉल क्या है भाई? नॉन लिविंग, रिजिड, प्रोटेक्टिव, सेमी ट्रांसपेरेंट। ठीक है, किसमें होता है? प्लांट सेल में होता है, फंगाई में होता है, और कुछ प्रोटिस्टन में देखने को मिलता है, सब में नहीं, इनसे में देखने को मिलेगा। ठीक है, कितने टाइप का होता है भाई सेल वॉल? 3 तरह के होते हैं। वन इज कॉल्ड प्राइमरी, another one is called secondary, and other one is called middle lamella. Alright, ठीक है, तो प्राइमरी में हमारा क्या मिला? यंग प्लांट सेल में हमारे पास प्राइमरी सेल वॉल होता है। ठीक है, ये कैपेबल ऑफ ग्रोथ होता है, ये ग्रो अप कर सकता है। ठीक है, ये सेकेंडरी सेल वॉल क्या होता है? मैच्योर सेल में देखने को मिलेगा। ठीक है, यहां ग्रोथ सीज हो चुकी होती है, ग्रोथ सीज्ड। कहां देखने को मिलेगा? जनरली ट्रैकीड्स में देखने को मिलेगा, वेसल एलिमेंट्स में देखने को मिलेगा। ठीक है, एंड जनरली इनर साइड ऑफ सेल ये फॉर्मेशन होता है इसका। ठीक है, ऑलराइट। मिडिल लैमेला क्या है? तो मिडिल लैमेला हमारा बेसिकली कैल्शियम पेक्टेट का होता है। ठीक है, इसका काम है होल्डिंग 2 सेल्स, 2 सेल्स को ये जोड़ के रखेगा। नेबर सेल्स। ठीक है, सेल वॉल एंड मिडिल लैमेला में, ठीक है, सेल वॉल एंड मिडिल लैमेला में प्लाज्मोडेस्माटा जो होता है, प्लाज्मोडेस्माटा वो मौजूद होता है। इसका काम है 2 सेल के बीच
के साइटोप्लाज्म को कंटिन्यूअस रखना, उसमें कंटिन्यूटी मेंटेन रखना, यानी कि फ्लो को रेगुलेट करना, ठीक है। तो प्लाज्मोडेस्माटा जो होता है वो मिडिल लेमलाइन सेल वॉल को ट्रांसवर्स करके इस पार से उस पार जा सकता है, ठीक है। फंक्शंस क्या है भाई सेल वॉल के? फंक्शंस हार्ड है तो रिजिड सपोर्ट देगा ये, या स्ट्रक्चरल सपोर्ट, ठीक है। दूसरा मैकेनिकल इंजरी से बचाएगा आपको, आपको और हमें नहीं बचाएगा, प्लांट को बचाएगा, ठीक है। एंड तीसरा ऑस्मोटिक प्रेशर को काउंटर करेगा, ऑस्मोटिक प्रेशर को काउंटर करेगा। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है भाई? अगर बहुत ज्यादा प्लांट सेल ने पानी ले लिया और वो फूल कर फट गया तो पूरा का पूरा प्लांट ही ध्वस्त हो जाएगा, ठीक है। तो क्या करेगा ऑस्मोटिक प्रेशर काउंटर कैसे करता है, ठीक है, प्रिवेंट करेगा बर्स्टिंग ऑफ, प्रिवेंशन ऑफ बर्स्टिंग सेल्स, सेल को बर्स्ट आउट नहीं होने देगा। कैसे? एंडोस्मोसिस को कम करेगा, एंडोस्मोसिस को लिमिट, सॉरी, एंडोस्मोसिस को लिमिट करता है हमारा सेल वॉल। ऑलराइट, चलिए यहां तक तो हो गया। अब हम लोग आते हैं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम पे। हमारा अगला टॉपिक है एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। इसमें कुछ चीजों को हम लोग एक एक करके देखेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पहले नंबर पे हमारा आता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखिए एक बात मैं आपको यहाँ बता दूं, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में वैक्यूल्स भी आते हैं, ठीक है। वैक्यूल्स प्लांट सेल में ज्यादा बड़े होंगे, एनिमल सेल्स में या तो बहुत छोटे होंगे या तो एब्सेंट होंगे, बट प्लांट सेल में एक बड़ा सा सेंट्रल वैक्यूल देखने को मिलता है, ठीक है। अप टू 70, 80, 90% तक का वॉल्यूम प्लांट सेल में वैक्यूल्स देखकर मिलते हैं, ठीक है। चलिए ठीक है, तो हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की ओर आते हैं, ठीक है। तो बेसिकली इसमें दो तरह के कंपार्टमेंट्स होते हैं, ठीक है। एक को बोलते हैं हम लोग ल्यूमिनल। सबसे पहली बात इसका स्ट्रक्चर हम लोग देख लें, कुछ इस तरीके के स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है। इस तरीके के स्ट्रक्चर होते हैं, और न्यूक्लियस का जो आउटर मेम्ब्रेन होता है ना, वो जनरली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कॉन्टिन्यूअस होता है, ठीक है। ऑलराइट, तो बेसिकली इसमें दो तरह के कंपार्टमेंट्स होते हैं, ठीक है। एक को हम लोग कहते हैं लूमिनल और दूसरे को कहते हैं एक्स्ट्रा लूमिनल, ठीक है। ये इंट्रासेलुलर स्पेस है और इसको ये दो कंपार्टमेंट डिवाइड करता है, ल्यूमिनल एंड एक्स्ट्रा लूमिनल, ठीक है। और ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से लेकर प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक होते हैं। जैसे अगर ये सेल का स्ट्रक्चर हम लोग देखें तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है यहाँ पर, तो आउटर लेयर ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से ऐसे एक्सटेंड होकर अप टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक ही चले जाते हैं। इन्हें हम लोग कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बेसिकली तीन तरह के स्ट्रक्चर्स हमारे मौजूद होते हैं। नंबर 1 को बोलते हैं सिस्टर्न, ठीक है। नंबर 2 को बोलते हैं ट्यूब्यूल्स एंड 3 वेसिकल्स, ठीक है। सिस्टर्न जो हमारा होता है, बड़े बड़े बना दिया हमने, ठीक है। तो ये जो हमारे आउट पाउचिंग्स होते हैं हम लोग सिस्टर्न कहते हैं, ठीक है। ट्यूब्यूल्स वो होते हैं जिनमें हमारे लिपिड एंड स्टेरोल सिंथेसिस होता है, ठीक है। और वेसिकल्स वो होते हैं जो मेम्ब्रेन बाउंड वैक्यूलर स्ट्रक्चर होते हैं। मेम्ब्रेन और वैक्यूलर, इस तरह के आपको स्ट्रक्चर्स देखने को मिलेंगे, मेम्ब्रेन और वैक्यूलर स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है। ऑलराइट, कितने तरह के हो सकते हैं? स्मूथ ईआर एंड रफ ईआर, ठीक है। स्मूथ ईआर का क्या काम होता है, ठीक है। पहले स्ट्रक्चर देखते हैं। ट्यूब्यूल्स एंड वेसिकल्स होते हैं ज्यादातर, ठीक है। आर ईआर में सिस्टर्न्स ज्यादा होते हैं, ठीक है। इनमें राइबोसोम्स भी होते हैं जो कि इनके सरफेस पे अटैच्ड होते हैं। एक बात आप समझ में आ गया होगा, ठीक है, कि रफ ईआर का बेसिक फंक्शन क्या है,
ठीक है। रफ ईआर का बेसिक फंक्शन हमारा प्रोटीन सिंथेसिस है। और थोड़ी देर पहले मैंने आपको बोला कि ट्यूब्यूल्स का क्या काम है, तो ट्यूब्यूल्स से हमारे बेसिकली लिपिड एंड स्टेरॉल सिंथेसिस होता है। तो इसका काम क्या है? लिपिड सिंथेसिस, लिपिड लाइक स्टेरॉइड हार्मोन सिंथेसिस, ठीक है। इसके अलावा डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स, ठीक है। ये सारी चीजें होती हैं। आगे आते हैं गोल्गी एपैरेटस पे, ठीक है। सबसे पहले ने ऑब्जर्व किया था कैमिलियो गोल्गी ने। कहां ऑब्जर्व किया था? नर्व सेल्स में, ठीक है। गोल्गी एपैरेटस में या तो हमारा एक सबसे पहली बात है, गोल्गी एपैरेटस हमारे पास अनकनेक्टेड यूनिट्स में होते हैं जिनका नाम है डिक्टियोसोम्स, डिक्टियोसोम्स, ठीक है। ओके, हमारा गोल्गी एपैरेटस होता है। सेम इसका भी स्ट्रक्चर कुछ कुछ वैसा ही है। सिस्टर्न्स, वैक्यूल्स, वेसिकल्स, ट्यूब्यूल्स, ठीक है। बहुत ज्यादा इसके बारे में हमें नहीं जानना है, ठीक है। बहुत सिंपल सी चीज जाननी होती है कि ये कहां कहां मिलेंगे, कहां कहां नहीं मिलेंगे। देखिए, गोल्गी एपैरेटस का बहुत बड़ा काम है पैकेजिंग ऑफ, बेसिकली ये पैकेजिंग ऑफ सेल प्रोडक्ट्स, हार्मोन्स, एंजाइम्स, एटसेट्रा एटसेट्रा, बहुत सारे इनके काम है। लेकिन इतने कामों के बारे में आपको अभी तक ज्यादा डिटेल में नहीं जानना है। बेसिकली इनको कहां कहां नहीं होते हैं हमारे शरीर में। तो नंबर 1, मेल गैमेट्स ऑफ ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स, गोल्गी एपैरेटस नहीं होगा, नंबर 1। नंबर 2, आरबीसीज में नहीं होगा। नंबर 3, सीव ट्यूब ऑफ प्लांट्स में नहीं होंगे, ठीक है। चलिए एक बार तो अच्छे से डिटेल में इसको देख लेते हैं। एब्सेंट कहां कहां होते हैं गोल्गी एपैरेटस? नंबर 1, मेल गैमेट्स ऑफ ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा, ठीक है। नंबर 2, एडल्ट मैमेलियन आरबीसीज में, सॉरी एडल्ट नहीं होना चाहिए, मैमेलियन आरबीसीज में, ठीक है। नंबर 3, सीव ट्यूब्स। नंबर 4, सेल्स ऑफ फंजाई। इन सब जगहों पे गोल्गी एपैरेटस नहीं देखने को मिलेंगे, ठीक है। ऑलराइट, इनका फंक्शन जरा हम एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं। मैंने बताया था फंक्शन बहुत ज्यादा नहीं है आपके लायक, बट फिर भी एक बार देख लेते हैं, ठीक है। तो हमने एक बार बताया आपको, पैकेजिंग एंड स्टोरेज, ठीक है। ये कैसे होता है? तो दो तरह के फेजेस होते हैं, सिस फेज एंड ट्रांस फेज, ठीक है। तो कोई हमारा सब्सटेंस वो सिस फेज से इंटर करता है, पैकेजिंग होती है उसकी, और वो ट्रांस फेज से एग्जिट कर जाता है, ठीक है। तो दिस इज हाउ द पैकेजिंग इज बीइंग परफॉर्म्ड, ओके। ऑलराइट, तो किस चीज की पैकेजिंग करेगा ये? तो आरईआर के ऊपर हमारे प्रोटीन का सिंथेसिस होता है, और वो प्रोटीन गोल्गी एपैरेटस में आता है, और फिर उसकी पैकेजिंग होती है, ठीक है। पैकेजिंग का क्या है? प्रोटीन, एक तरह समझिए कि प्रोटीन हमारा पत्र है, और पैकेजिंग उसके ऊपर एड्रेस लिखना है, ठीक है। उसका काम क्या होने वाला है, वो कहां जाने वाला है, उसकी जिम्मेदारी हमारी गोल्गी एपैरेटस की होती है, ठीक है। इसके अलावा एक्रोसोम फॉर्मेशन इन स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है। तीसरा नंबर है ग्लाइकोसाइलेशन, किसका? लिपिड्स एंड प्रोटीन्स का, ठीक है। और इनका काम क्या है भाई? सेल रिकॉग्निशन एंड एडिशन, राइट।
तो ये सारा काम हमारा जो है ये गोल्गी एपरेटस का है, बहुत इंपॉर्टेंट काम है। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि बहुत लंबे समय तक इनके बारे में कोई फंक्शन ज्ञात नहीं था, बाद में पता चला भैया ये तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है। चलो ठीक है। लाइसोसोम्स किसने खोजा? क्रिश्चियन डे डूव, ठीक है, इन्होंने खोजा था। फंक्शन क्या है भाई? एसिड हाइड्रोलेज को स्टोर करते हैं, ठीक है। और यदि किसी तरह की दुविधा में प्लांट एनिमल सेल या प्लांट सेल पड़ता है, ठीक है, तो ये फट के पूरे सेल को खत्म कर देते हैं, ठीक है। सो इन्हें सुसाइडल बैग्स भी कहा जाता है, ठीक है। कहां कहां होते हैं ये, कहां कहां नहीं होते हैं? आरबीसी में नहीं होंगे, ठीक है। प्लांट्स एंड फंगस में इनका काम वैक्यूल्स करते हैं, ठीक है। वैक्यूल्स टेक ओवर द फंक्शन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है। इनके अंदर का जो एंजाइम होता है वो बहुत ही एसिडिक पीएच पे काम करता है, एसिडिक पीएच पे काम करता है, ठीक है। किस तरह के एंजाइम होते हैं इसके अंदर? लाइपेज, प्रोटीएज। लाइपेज का मतलब लिपिड को तोड़ने वाला, प्रोटीएज मतलब प्रोटीन को तोड़ने वाला, ठीक है। ऑलराइट, ठीक है। और बेसिकली ये क्या होते हैं? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। मैं इसके जस्ट बाद एंजाइम्स पे डिस्कशन करूंगा, फिर आपको पता चलेगा कितने तरह के एंजाइम्स होते हैं, क्या होते हैं, ठीक है। ऑलराइट, अब इसके बाद एक बड़े चैप्टर की ओर बढ़ते हैं, बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। इसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया हमारा क्या है? इसे हम कहते हैं पावर हाउस ऑफ सेल। और कोई भी सेल ग्रुप या कोई भी सेल या कोई भी बॉडी का पार्ट, वो कितनी ज्यादा एनर्जी उसे जरूरत पड़ती है, वो इस बात से डिपेंड करता है कि उसे माइटोकॉन्ड्रिया कितने ज्यादा है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जो हमारे जहां पे हमें मसल्स में ज्यादा काम की जरूरत पड़ती है, वहां पे माइटोकॉन्ड्रिया बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है। तो एक्चुअली ये डिपेंड करता है कि कहां पे माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा है, उस तरह के सेल को एनर्जी की जरूरत ज्यादा पड़ती है, ठीक है। ऑलराइट, ठीक है। इसके बारे में बेसिक एक स्ट्रक्चर इसका देख लेते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया भैया स्ट्रक्चर आपके एनसीईआरटी में दे रखा है, मैं डायग्राम्स यहाँ पे बहुत क्रूडली बनाने वाला हूँ। इसे हम लोग कहते हैं आउटर मेम्ब्रेन, दीज आर कॉल्ड इनर मेम्ब्रेन, ठीक है। और इनफोल्डिंग्स को हम लोग बोलते हैं क्रिस्टी, ठीक है। क्रिस्टी का काम क्या है? इंक्रीज सरफेस एरिया। भैया ऐसा है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर में सरफेस एरिया बढ़ा के क्या करोगे भाई? किसी को कुछ समझ में आया? बाहर में तो हमने पढ़ा था कि माइक्रोविलाई का क्या काम है? एब्जॉर्प्शन को बढ़ाना, ठीक है। यहाँ पे क्या काम है? तो भाई माइटोकॉन्ड्रिया का इंटर मेम्ब्रेन है, वहां पे बहुत इंपॉर्टेंट काम है जिसको कहते हैं एटीपी सिंथेसिस। मैंने बताया था ना, पावर हाउस, एटीपी सिंथेसिस, ठीक है। तो अगर सरफेस एरिया ज्यादा रहेगा, मोर द सरफेस एरिया, तो मोर द एटीपी सिंथेसिस, ठीक है। तो टू इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ एटीपी सिंथेसिस, सरफेस एरिया ज्यादा होता है, और इसी को हम लोग इनफोल्डिंग्स कहते हैं, ठीक है। इनफोल्डिंग्स में F0 F1 पार्टिकल होते हैं, ठीक है, जो जिनको ऑक्सीजोम भी कहा जाता है, ठीक है, जो एक तरह से आपके इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का एक पार्ट होते हैं, जो कि एटीपी जनरेशन में हमारी हेल्प करते हैं। जब हम ईटीसी पढ़ेंगे इनके बारे में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। इनके बारे में एक चीज और हम जान लेते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, ठीक है। These are सेमी ऑटोनोमस, ठीक है, क्योंकि इनका अपना डीएनए होता है जो इंडिपेंडेंटली रिप्लिकेट कर सकता है। बाद में जब आप मेडिकल कॉलेज में जाओगे ना, तो माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस भी आपको पढ़ने को मिलेगा। बहुत सी डिजीजेस माइटोकॉन्ड्रिया से भी ट्रांसमिट होती है, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए से भी ट्रांसमिट होती है, ठीक है। ये आपको आगे देखने को मिलेगा, ठीक है। इनफैक्ट एक माइटोकॉन्ड्रिया दूसरे माइटोकॉन्ड्रिया को जन्म ही दे सकता है फिजन के थ्रू, ठीक है। तो दीज आर सेमी ऑटोनोमिक ऑर्गेनिजम्स। लगे हाथ हम एक और चीज पढ़ लेते हैं, प्लास्टिड्स, ठीक है।
प्लास्टिड के स्ट्रक्चर को जरा ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से देखना। कई स्टैक्स होते हैं जो थैलाकॉइड स्टैक्स होते हैं, ठीक है, ठीक है, इन्हें क्या कहते हैं? थैलाकॉइड्स। क्या है ये? मेम्ब्रेनस सैक्स होते हैं, ठीक है। इसके इंटरनल जो ग्राउंड सब्सटेंस से क्या कहते हैं हम लोग? स्ट्रोमा कहते हैं, ठीक है। जो इनर मेम्ब्रेन के द्वारा लिमिटेड एरिया होता है, इसे पूरे को हम स्ट्रोमा कहते हैं, ठीक है। अच्छा, इस पूरे एक स्टॉक को, जो पूरा एक लंबा सा स्टैक है, ठीक है, इसे हम ग्रेना कहते हैं, ठीक है। और ग्रेना को जो हम आपस में जोड़ते हैं, दो ग्रेना को जो आपस में जोड़ने वाले जो हमारे, उन्हें हम लोग स्ट्रोमा लेमेला कहते हैं, ठीक है। स्ट्रोमा लेमेला हमारे क्या है? एक फ्लैट ट्यूब्यूल्स है बेसिकली, ठीक है। फ्लैट ट्यूब्यूल्स हैं जो कि दो थैलाकॉइड्स के दो ग्रेना को जोड़ते हैं हमारे, ठीक है। ऑलराइट, इसमें हमारे पास कुछ चीजें होती हैं, ठीक है। जैसे एंजाइम्स होते हैं जो कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन को सिंथेसाइज कर सकते हैं, नंबर 1, ठीक है। डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए होता है। राइबोसोम्स होते हैं, और राइबोसोम्स की एक खासियत होती है, ये 70S होते हैं। तो दोस्तों, क्वेश्चन पॉइंट हियर, राइबोसोम is 70S in a प्रोकैरियोट, 2 प्लास्टिड, 3 प्लांट सेल्स, 4 ए एंड बी दोनों में होता है। प्रोकैरियोट और प्लास्टिड दोनों में हमारे 70S होते हैं, ठीक है। तीसरी चीज क्या है? इनके पास अपनी पूरी मैकेनिज्म होती है जिससे कि ये अपना प्रोटीन सिंथेसिस कर सके, अपना कार्ब्स बना सके, अपना लिपिड सिंथेसिस कर सके। इनफैक्ट ये एक तरह से सेमी ऑटोनोमस मॉलिक्यूल, सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल होते हैं, ठीक है। सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल हमारे कौन कौन से हो गए? एक माइटोकॉन्ड्रिया, दूसरा प्लास्टिड। तो क्या ऐसा हम लोग कह सकते हैं कि ये कभी ना कभी एक इंडिपेंडेंट प्रोकैरियोट रहे होंगे जो कि समय पाने के साथ साथ यूकैरियोट सेल के अंदर आके इन्होंने शरण ले ली? और शरण ली तो क्या ये किसी का बुरा कर रहे हैं? नहीं, ये जो बाहर के ऑर्गेनिज्म थे, ये यूकैरियोट्स के अंदर आए, इन्होंने बदले में सेल को अपनी फंक्शंस दिए। प्लास्टिड के चलते प्लांट सेल के अंदर में हमारे फोटोसिंथेसिस हुआ, जिससे कि एनर्जी प्रोडक्शन में हेल्प मिली। बदले में प्लांट सेल ने इनको प्रोटेक्शन दी, प्लास्टिड्स को। माइटोकॉन्ड्रिया का क्या काम है भाई? माइटोकॉन्ड्रिया ने एनर्जी दी सेल को, बदले में सेल ने इनको प्रोटेक्शन दिया। तो किस तरह का ये समझ में आ रहा है? इकोलॉजी में हमने पढ़ा था कुछ, म्यूचुअलिज्म या सिम्बायोटिक एसोसिएशन, कुछ वैसा ही लग रहा है ना। दैट्स वाई दे आर कॉल्ड एज एंडोसिम्बायोन्ट्स। एंडोसिम्बायोन्ट्स कहते हैं इनको। एंडोसिम्बायोन्ट का क्या मतलब है कि भाई हम आपके अंदर रहेंगे, आपका मैकेनिज्म हम यूज करेंगे, लेकिन आप भी हमारा मैकेनिज्म यूज कर सकते हो, ठीक है। और अल्टीमेटली दोनों ने मिलके एक बहुत पॉजिटिव वे में एक दूसरे की सहायता की। इसे हम लोग कहते हैं एंडोसिम्बायोटिक मैकेनिज्म, ठीक है। ऑलराइट, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, राइबोसोम्स की ओर आते हैं। राइबोसोम्स 70S होते हैं प्रोकैरियोट में, 80S होते हैं यूकैरियोट में, ठीक है। काम होता है इनका प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है। एस का मतलब होता है सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट, ठीक है। और एक और चीज है, ठीक है। बेसिकली एंडोप्लाज्म रेटिकुलम के ऊपर कई बार अटैच पाए जाते हैं, ठीक है।
तो इसे इसके अटैचमेंट के बाद उसे हम RER का नाम देते हैं, जो मैंने आपको पहले पढ़ा दिया है, ठीक है। चलिए अब आते हैं सिलिया एंड फ्लैजेला पर, ठीक है। तो बेसिकली जो हमारा सीलिया का स्ट्रक्चर है, ठीक है, 9+2 अरेंजमेंट होता है, ठीक है। ये हमारे होता है यूकैरियोट्स में, ठीक है। आपको इतना ध्यान रखना है, इससे ज्यादा ध्यान नहीं रखना आपको, ठीक है। कोर को कहते हैं हम लोग एक्सोनिम, ठीक है। और जहां से ये ओरिजिन करते हैं, जहां से सीलियम एंड फ्लैजेलम, सीलिया एंड फ्लैजेला ओरिजिन लेते हैं, उसे कहते हैं बेसल बॉडीज, ठीक है। दैट्स इट, आपको फिलहाल यहीं तक जानना है, ठीक है। ये प्रोकैरियोट्स में भी होते हैं, ऐसा नहीं कि यूकैरियोट में, प्रोकैरियोट्स में भी होते हैं, लेकिन उनका थोड़ा सा डिफरेंट होता है, ठीक है। चलिए अब आगे हम लोग बढ़े इससे, सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल, ठीक है। तो सेंट्रोसोम जो है हमारा, ये बेसिकली इसमें टू सिलेंडर्स होते हैं, ठीक है। कहाँ पाए जाते हैं? जो सेंट्रोसोम में बेसिकली टू सिलेंडर्स होते हैं, जिनको इंडिविजुअली हम लोग सेंट्रियोल्स कहते हैं। कहाँ पाए जाते हैं ये? ऑल एनिमल सेल्स एंड मोटाइल प्लांट सेल्स, जैसे algae के जू स्पोर्स में मिलेंगे, ठीक है। फर्न के स्पर्म सेल्स में मिलेंगे। ध्यान रखना, ऑल एनिमल्स एंड मोटाइल प्लांट सेल में सेंट्रियोल मिलेंगे, और सेंट्रियोल मिलके सेंट्रोसोम बनाते हैं, ठीक है। जो 2 यूनिट सेंट्रियोल के होते हैं मिलके सेंट्रोसोम बनाते हैं, ठीक है। अब आगे आते हैं हमारे इनके फंक्शन के ऊपर। इनका जो फंक्शन होता है बेसिकली, सेंट्रोसोम का जो प्राइम फंक्शन होता है वो है स्पिंडल फाइबर का जनरेशन, स्पिंडल फाइबर का जनरेशन जो सेल डिवीजन में अपीयर करता है, सेल डिवीजन एनिमल सेल्स, ठीक है। ऑलराइट, अब आते हैं न्यूक्लियस के ऊपर। सारी कहानी न्यूक्लियस से शुरू हुई है। हम लोगों ने पहले टर्म लिखा था ना, प्रोकैरियोट। प्रो का मतलब प्रिमिटिव, कैरियोट का मतलब सेंटर या न्यूक्लियस, ठीक है। सिंपल सी बात है, जिसमें भी न्यूक्लियस नहीं रहेगा दैट इज प्रोकैरियोटिक, ठीक है, एकदम, क्योंकि सारी कहानी न्यूक्लियस से स्टार्ट हुई है। ऑलराइट, ठीक है। सबसे पहले न्यूक्लियस को एज एन ऑर्गेनिज्म, सॉरी एज एन ऑर्गेनल, किसने बोला था? रॉबर्ट ब्राउन ने, रॉबर्ट ब्राउन ने बोला था, ठीक है। क्रोमैटिन टर्म फ्लेमिंग ने दिया था, ठीक है। अब इसका थोड़ा देख लेते हैं हम। बेसिकली ये 2 मेम्ब्रेन से बटा हुआ होता है, ठीक है। इसे हम लोग कहते हैं पेरीन्यूक्लियर स्पेस, ठीक है। कितना होता है ये? 10 to 50 नैनोमीटर होता है। जो आउटर मेम्ब्रेन है ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ कॉन्टिन्यूअस होता है, और इस पे राइबोसोम्स होते हैं, यानी RER के साथ कॉन्टिन्यूअस होता है, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर के फ्लूइड को न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं, ठीक है। न्यूक्लियोप्लाज्म में क्या है? न्यूक्लियोलस प्लस क्रोमैटिन, ठीक है। न्यूक्लियोलस क्या होता है? स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जो कि न्यूक्लियोप्लाज्म में होता है। और जो ये बेसिकली एक मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर नहीं होता, नॉट ए मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, सॉरी, न्यूक्लियस नॉट अ मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। तो भाई होता क्या है आखिरकार?
आरएनए, कौन सा आरएनए? राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस का साइट होता है। क्वेश्चन पॉइंट, राइबोसोमल आरएनए कहाँ मिलेगा, कहाँ बनेगा? ठीक है, विच इज न्यूक्लियोलस। ठीक है, एक और क्वेश्चन पॉइंट, लार्ज एंड न्यूमरस न्यूक्लियोलाई कहाँ मिलेंगे? ये मोर एक्टिव सेल्स मिलेंगे। ठीक है, ऑलराइट। हिस्टोन प्रोटीन्स क्या होते हैं? ठीक है, ये बेसिकली डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन होते हैं। इनके चारों तरफ डीएनए की बाइंडिंग होती है। इनकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है? बेसिक होते हैं ये। ठीक है, ऑलराइट। क्रोमोसोम स्ट्रक्चर वाइज कितने तरह के होते हैं? मैं सिर्फ आपको वही पॉइंट बता रहा हूं जो एग्जाम के लिए जरूरी है, बेकार की चीजों को मैं कट ऑफ कर रहा हूं। ठीक है, सबसे पहले इन्हें हम लोग टेलोसेंट्रिक कहते हैं। मैं पहले स्ट्रक्चर बता रहा हूं, मैं एनाटॉमी इकोनॉमी आपको समझाऊंगा, चिंता मत कीजिए। ठीक है, एक्रोसेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, मेटासेंट्रिक। ठीक है, तो क्रोमोसोम का जो ये स्ट्रक्चर है ना, ये बेसिकली डिपेंडिंग ऑन द सेंट्रोमियर है। सेंट्रोमियर क्या है? क्रोमोसोम का सेंट्रल पार्ट को कहते हैं। एकदम टर्मिनल सेंट्रोमियर जहां होगा उसे हम लोग टेलोसेंट्रिक कहेंगे। थोड़ा सा टर्मिनल से हट के छोटी सी पूंछ अगर रहेगी तो उसे एक्रोसेंट्रिक कहेंगे। ठीक है, अगर थोड़ा और बड़ा रहेगा तो सब मेटासेंट्रिक कहेंगे, और दोनों तरफ एकदम इक्वल आर्म्स रहेंगे तो उसे हम लोग मेटासेंट्रिक कहेंगे। ठीक है, सेंट्रोमियर की दोनों तरफ एक स्ट्रक्चर होता है, इसे हम लोग काइनेटोकोर कहते हैं। काइनेटोकोर का क्या फंक्शन है? अटैचमेंट टू स्पिंडल फाइबर्स इन डिवीजन। ठीक है, चलें आगे बढ़े। कई बार ऐसा होता है कि जैसे ये हमारा क्रोमोसोम है ना, तो कई बार ऐसा होता है कि बीच में नन स्टेनिंग रीजन्स आ जाते हैं। जब हम लोग देख रहे होते हैं क्रोमोसोम को, नन स्टेनिंग स्टेन नहीं ले पाता है, तो ये कुछ ऐसा आपको फीचर देगा। इसे हम लोग सैटेलाइट कहते हैं। मतलब ये अपीयर करेगा कि इससे दूर है, लेकिन एक्चुअल दूर नहीं होता, यहाँ पे स्टेन नहीं होता है। स्टेन इज नॉट टेकन। ऑलराइट, चलिए, तो इसके साथ हमने सेल को पूरा कर लिया। अब अगले बारे में हम बात करेंगे सेल डिवीजन के बारे में और बायोमोलिक्यूल्स के बारे में। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। अगले टॉपिक में हमारी बात होगी बायोमोलिक्यूल्स और सेल डिवीजन को लेकर। ठीक है, चूंकि थोड़ा सा बड़ा वीडियो हो रहा है इसलिए मैंने 2 पार्ट में कर दिया है सेल बायोलॉजी को एज ए होल। ओके, तो इसी के साथ चलिए अपना तैयारी अच्छे से करें, और कोई तरह का क्वेश्चन हो, कुछ भी डाउट हो तो आप नीचे हमसे पूछ सकते हैं। ऑलराइट, ओके, गुड नाइट।